गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल भाई लोग। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल। मैं गुस्से में हूँ नहीं भाई। आप लोगों पे गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। हैं? इतने प्यारे प्यारे से बच्चों पे कैसे गुस्सा किया जाए यार। हैं? इतने प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से क्यूटू क्यूटू से वो। हम्म। कैसे गुस्सा किया जाए। चांस ही नहीं है। तुम पे गुस्सा कर कौन सकता है। मैं तो मतलब तुम्हारे को देख के तो गुस्सा गायब हो जाए। आप करो गुस्सा करो यार। हाँ भाई। हाँ। चलो। डाउट क्लास यार कल नहीं हो पाई। कल नहीं करवाई, फिर मैंने सैटरडे को करवा दी। है ना। सैटरडे को करते हैं। अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा तो पूरा ही डिस्कस कर लेंगे। है ना। हम्म। सैटरडे को 5 से 7 लगवा दी है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स के जेई के क्वेश्चन पीडीएफ बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का तो अपलोड हो चुका है। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा काइनेमेटिक्स का भी हो जाएगा मंडे तक। ठीक है। काइनेमेटिक्स का पूरा एक साथ होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, पूरा एक साथ होगा। कल इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, मतलब हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो वो मंडे को नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में देख लेंगे। हाँ भाई। टेलीग्राम पे नहीं है बेटा, वो ऐप पे ही मिलेगा। वो बैच का वो है ना। बैच का प्रोमिस है तो वो बैच का इसी में मिलेगा, ऐप पे। ऐप के ऊपर आप अदर कंटेंट में जाके देखोगे जहां मॉड्यूल है, वहीं पे आपको जे मेन की डीपीपी का एक अलग फोल्डर बनवा दिया मैंने। उसके अंदर सारी डीपीपी डल जाएंगे। अभी उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट की डीपीपी डली हुई है। ठीक है। चल। हाँ, 22 को डिस्कशन क्लास है शाम को। 22 को इवनिंग में डिस्कशन क्लास है और 23 को आपका टेस्ट है फिर। ठीक है। 39 ईयर पीवाई क्यू बुक कहाँ से मिलेगा बेटा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हो। पीवाई क्यू, नीट पीवाई क्यू बुक बाय वेदांतु, तो वहां आपको मिल जाएगा 39 ईयर की पीवाई क्यू बुक। ओके। जेई के हाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे नहीं है। सारे तो बहुत सारे पीवाई क्यू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ हर साल 8-10 पेपर होते हैं। तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे सारे नहीं देंगे। लगभग 45 क्वेश्चन हर चैप्टर में देने की सोच रहा हूँ। 45 क्वेश्चन जेई मेन के पीवाई क्यू छांट करके, जो आप कर सकते हो, जो मतलब अच्छे हैं। पीवाई क्यू बुक लेना जरूरी है, मेरे पास नीट बेटा नीट एडवांस अलग चीज है, पीवाई क्यू बुक अलग चीज है।
ये वही बात हो गई कि खाने में सर सब्जी खाना जरूरी है, मेरे पास रोटी तो है ही। बेटा सब्जी का अपना काम होता है, रोटी का अपना काम होता है, दही का अपना काम होता है, अचार का अपना काम होता है, पापड़ का अपना काम होता है। जरूरी कुछ नहीं है सब। वही ना, कितना टेस्टी बना के खाना है, तो वो वाली बात है। पीवाईक्यू की जगह है, लेक्चर की जगह है, डीपीपी की जगह है, मॉड्यूल की जगह है। मतलब हर चीज एक अलग वो रखती है। पीवाईक्यू अलग चीज है, अदर प्रैक्टिस अलग चीज है। बोर्ड पे जैसे फोटो है वैसे अच्छा, बिल्कुल सेम है। चलो ऐसे नहीं खड़ा होता, ये लो। हाँ तो भाई, ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे वो करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आंसर आया? इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ये पूछा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मोर देन 90%। कांट बिलीव यार। अरे इतना तो तब भी नहीं आता जब मैं आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर ये आएगा। क्या हो गया भाई, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे भाई तबीयत ठीक है? मैं सपने में तो नहीं हूं। 90% तो तुम तब भी नहीं बताते, मैं बता दूं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है बेटा, और क्विज बना दूं, तब भी नहीं बताते आप लोग। रियली। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो सिंपल सी बात है। एक पर्टिकुलर कोई भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल दो, एक टाइम पर एक ही वैल्यू रखेगा, एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकता। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, एक टाइम पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इन सब चीजों की एक टाइम पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो आप ध्यान से देखो, यदि मैं टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, ऐसे देखो, इस एक पर्टिकुलर टाइम पर यहां पे तीन तीन वेलोसिटी हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे यदि यहां पे लाइन खींचोगे तो एक टाइम पर एक से ज्यादा, देखो यहां पे भी वेलोसिटी हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे खींचोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहां कहीं भी खींच लो, एक टाइम पर एक ही वैल्यू मिलेगी, एक टाइम पर एक ही वैल्यू मिलेगी। ये आंसर हो गया। इसका क्या आंसर है? इसका क्या आंसर आया देखते हैं। कैलकुलेशन खतरनाक थी, ज्यादा आंसर नहीं आया होगा, मुझे पता है तुम्हारा। बताओ क्या आंसर आया।
जे मेन का क्वेश्चन है ये 2020 का। देखो चलो ये भी बहुत है 46%, बाकी बी वाले भी 33% के लगभग हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये बात तो क्लियर है। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एस जो पॉइंट है ये 4 नहीं है, बोला है 4.333 है, मतलब 4 से 0.333 ज्यादा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पूछा है बेटा। टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम करके टोटल एरिया को जोड़ दो, सारे एरिया को क्या कर दो, जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों एरिया निकालो और जोड़ दो। अब यहां ध्यान देना, ये वाला एरिया आप ट्रिपीजियम से निकाल सकते हैं। देखो ये वाला एरिया आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना के भी निकाल सकते हैं, सीधा ट्रिपीजियम से भी निकाल सकते हैं। ट्रिपीजियम से निकाल दूं है भाई, दो पैरेलल साइड होती है तो ट्रिपीजियम बन जाता है। तो इसका जो एरिया आएगा A1 वो आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया 4.333 प्लस ये हो गया 3 से 2 से 3 1 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये हो गई 4, 2 इससे कटेगा 2 बचेगा, तो A1 आ जाएगा, ये आएगा 5.333 इंटू 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस 1/3 इंटू 2। कोई नाराज तो नहीं होगा? 5.333 0.333 होता है 1/3, तो 5 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 15 और 1 16/3, तो ये आ जाएगा 32/3, 32/3 आ जाएगा। ऐसे ये वाला जो एरिया है A2 ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 6 माइनस 4.333, तो देखो 6 माइनस 4.333, इसको लिखोगे 6 माइनस 4 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 12 और 1 13/3, तो ये आएगा 18 माइनस 13 5/3। देखो 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 5/3 आएगा। ये वाली लेंथ 5/3, यहां से ये उठा के रख दिया, और हाइट हो जाएगी 2, माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड निकाल लो 5/3 मीटर, तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 32/3 प्लस 5/3, 37/3 इज द आंसर, 37/3 इज द आंसर। देखो 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 देखो, क्या बोलते हो भाई? हाँ भाई, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? डिस्टेंस पूछा है। देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो डिस्प्लेसमेंट में माइनस करते हैं, ऊपर और नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करते हैं, डिस्टेंस के लिए प्लस करते हैं। डेसिमल से भी कर सकते हो आंसर, लेकिन डेसिमल में आएगा। यहां आंसर देखो रेशियो में दे रखा है, तो इसलिए मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल की बजाय। बाकी डेसिमल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बेटा अभी पूछा था ये, नीट 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये अभी, है ना। कौन सा ग्राफ सही है? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बेटा नीट 2026 का क्वेश्चन है, फिर भी गलत कर रहे हो, बताओ यार, हद हो गई। ये इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे ना तो फिर तो कोई फायदा नहीं है भाई, देखो मेहनत करने का।
अरे कई तरीके से कर सकते हो। देखो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को तो देखना है कौन सा स्पीड का सही है। मेरे को तो कुछ नहीं आता ग्राफ का, बस वैल्यू देखनी आती है। और वैल्यू कह रही है कि इस टाइम पर देखो, ये तो वैसे ही गलत है। अरे एक टाइम पर दो वेलोसिटी तो वैसे ही नहीं हो सकती। अब ये तीन में चेक करना है। एक पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका तो t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी u होगी ऊपर की तरफ, घटते 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 0 हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। तो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और फिर वेलोसिटी निगेटिव होगी, यहां वेलोसिटी निगेटिव और बढ़ेगी, मैक्सिमम से घटेगी, जीरो जीरो से निगेटिव में बढ़ेगी। ऐसा ग्राफ छांटना है। पहले सबसे पहले बात t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी, ये तो गलत हो गया। अरे t इक्वल टू 0 पर 0 ना। अब ये वाला ग्राफ है t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम मैक्सिमम। अब देखो ये घट रहा है घट रहा है 0, बिल्कुल घट रहा है 0, यहां तक ठीक है। फिर ये बोल रही है वापस प्लस में बढ़ रही है। बेटा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लेते हैं। यदि हमसे स्पीड का पूछता तो ये सही था कि स्पीड मैक्स यू थी, 0 ही 0 से वापस बढ़ी, स्पीड का पूछता तो ये था। लेकिन यहां वेलोसिटी पूछी है तो इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो नीचे, जब ऊपर फेंका है उसको पॉजिटिव बोला तो घूम के जब वो वापस आएगी तो नीचे की तरफ होगा, वो निगेटिव होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इकलौता ऑप्शन, और कोई दूसरा सही हो ही नहीं सकता, इतना ही चेक करना है। अब यदि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो वो कहेगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और इन दिस क्वेश्चन, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, इन मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। थ्रू आउट द मोशन सेम होगा, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। एक लौता ग्राफ है जिसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा। इसका भी स्लोप चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। इसका भी स्लोप चेंज हो रहा है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो इकलौता पॉसिबल ग्राफ है। नीट 2026 में पूछा था अभी, वहां एक ग्राफ और दिया था ऐसा। आंसर वो भी हो सकता है यदि हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लें तो इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए थे, ये भी और वो भी, तो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेकर के ही आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना जिधर इनिशियली फेंका है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के सोल्व करते हैं। तो उन्होंने दिया था, बाकी देना नहीं चाहिए ऐसे ऑप्शन दो, और उन्होंने दोनों ऑप्शन वाले आंसर नहीं दिया था तो फिर उन्होंने यही आंसर एनसीईआरटी वाला माना। बाकी तो वो एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या पता उसको, उनको ये क्वेश्चन को डबल आंसर भी करने पड़ते, बट वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिसमें तुम वो आंसर दे पाओ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, एससीवी का क्वेश्चन है। डू इट नाउ, डू इट नाउ। Figure shows the graph of x coordinate of a particle going along x axis as a function of time. बोला है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के दौरान एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 से 10 सेकेंड के दौरान एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तुम बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बेटा ग्राफ पढ़ना आता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा
उसके साथ देखो पोजीशन बढ़ी बढ़ी बढ़ी, 2.5 सेकंड में वो 50 पे आ गया। फिर वो कुछ देर तक 7.5 मतलब अगले 5 सेकंड वो रेस्ट पे ही रहा, 50 पे ही रहा। फिर 50 से बढ़ के वो 100 पे आ गया और फिर वो वापस से ओरिजिन पे आ गया। लेकिन हमें 10 सेकंड में बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। तो बताओ कितना आएगा? 0 से चलता हुआ वो कहां तक आ गया? 100 तक। देखो 100 पे आ गया 0 से, तो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा इस इंटरवल का? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 15 सेकंड में पूछता तो 0 आती। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड में वो 100 पे जाके वापस 0 पे आ गया। देखो 15 सेकंड में पूछता तो देखो 0 पे भी 0 पे था और 15 सेकंड पे भी वो वापस से 0 पे आ गया, तो 0 ही आता। डिस्टेंस आता, फिर वहां पे डिस्टेंस आता 200 मीटर, तो एवरेज स्पीड निकाल देते 200/15। अगला पूछ रहा है बी पार्ट। बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड पर। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक्सटी ग्राफ से। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, एक्सटी कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। तो बताओ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे। बेटा देखो अच्छी बात पता है क्या है, हमें 2 सेकंड पे निकालना है। बेटा 0 से लेकर के 2.5 तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो तुम 0 से 2.5 तक कहीं भी निकालो, कहीं भी, हर जगह स्लोप सेम है। देखो बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 2.5 सेकेंड स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, मतलब जब तक वो स्ट्रेट लाइन है। फिर स्ट्रेट लाइन चेंज तो उसका स्लोप चेंज, फिर ये चेंज, फिर उसका, मतलब इस इंटरवल में उसका जो स्लोप है वो सेम रहा है। कितना रहा है? v इज इक्वल टू निकालेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये होता है। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ? 50 का। डेल्टा वाई 50 का, डेल्टा एक्स 2.5 सेकंड का, 25 दूनी 50, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। ठीक है। ऐसे ही देखो एट टी इक्वल टू पूछा है 5 सेकंड पर, तो आप ध्यान से देखो 5 सेकंड पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 होगी। फिर पूछा है एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पर, 8 सेकंड पे निकालोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप। 8 सेकंड देखो 7.5 से आगे होगा और लेकर के 7.5 से 10 तक इसका स्लोप सेम है। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालोगे तो तुम ही बताओ, 7.5 पे इसका डेल्टा सॉरी वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 50 था और फिर 100 हो गया, तो 50 से 100 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 100 माइनस 50, कितने टाइम में? 10 माइनस 7.5। देखो 8 सेकंड का कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि 8 सेकंड कौन से इंटरवल में, इसमें है, इसमें है, बस वो देखना है और उसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करना है। तो ये देखो आ गया 50 डिवाइड बाई 2.5, तो फिर से 20 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर से 20 मीटर पर सेकंड आ गया। देखो दोबारा से 2.5 सेकंड में वही 50 का चेंज है। फिर पूछा है एट टी इक्वल टू 12 सेकंड, 12 सेकंड पर निकालते हैं। 12 सेकंड बेटा देखो 10 से लेकर के 15 के बीच में 12 कहीं है और यहां से यहां तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम वेलोसिटी कहेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखो वाई में चेंज कितना है, यहां 100 था इनिशियली और फाइनली हो गया 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा। और टाइम कितना हुआ? 5 सेकंड, तो ये आ गया 20 माइनस का,
माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। देखो देखो देखो, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने में। बेटा स्लोप के लिए y कोऑर्डिनेट में चेंज अपॉन x कोऑर्डिनेट में चेंज लेते हैं। वैल्यूज जिस हिसाब से दे रखी हैं उस हिसाब से उस स्ट्रेट लाइन, जैसे मेरे को इसके बीच में कहीं का भी निकालना हो, 12, 12.5, 13, 14, 13.5, 10.15, 10.5, 11, कहीं भी पूछा हो, पूरे में वेलोसिटी -20 है, -20। 0 - 100 इसलिए लिखा, फाइनल एक्स की वैल्यू होगी 0, और मतलब एक्स मतलब यहां वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, फाइनली वाई कोऑर्डिनेट 0 पे आ गया, इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट 100 पे था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वाई चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। देखो ये घटा है, घटा है, निगेटिव का चेंज होगा, चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल लिखते हैं। जैसे इसका देखो 15 - 10, 5 का चेंज है, और ये 0 - 100। ठीक है, बोलो 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 बोलो। 10 सेकेंड पर वेलोसिटी, बेटा 10 सेकेंड एक ऐसा पॉइंट है जहां हम वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सडन चेंज है स्लोप में। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन इसने क्या कहा 10 पर तुरंत से चेंज हो गई। मतलब ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल ग्राफ नहीं होता है, उसके लिए चाहे मिली सेकेंड का ही टाइम लगे, लेकिन टाइम लगता है चेंज होने में। यहां हमने सीधा सीधा कर दिया, यहां वेलोसिटी डिफाइन नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। लास्ट में टाइम की वैल्यू 5 कैसे लिखे, बेटा टाइम नहीं लिखा, डेल्टा टी लिखा है मैंने, डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है देखो 15 - 10 ऐसे, डेल्टा एक्स जो है ना, ये जहां से जहां तक, मैं यहां से यहां तक का चेंज ले रहा हूं, तो टाइम में भी यहां से यहां का ही चेंज लूंगा। जब ये वाला चेंज ले रहा हूं 2 पॉइंट का, तो ये, अरे तुमसे ये दिक्कत है तो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो। इसका कोऑर्डिनेट है x15 और y0, इसका कोऑर्डिनेट है x10 और y100, और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला बताया था। ये बदतर चीज है सबसे, मतलब बिल्कुल निहायती, मुझे तो कुछ नहीं आता स्लोप में, तो दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लो। एक्स कोऑर्डिनेट 15, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 10, वाई कोऑर्डिनेट 100, 10, 100 और 15, 0, 2 पॉइंट आगे लगा दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 स्लोप होता है। इससे मतलब गया गुजरा कुछ नहीं हो सकता, इससे इससे गया गुजरा सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता कि हम 2 पॉइंट निकाल करके स्लोप निकाल रहे हैं। क्योंकि एक स्लोप निकालने के लिए यदि तुम चेंज नहीं देख पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर स्लोप फिर तो छोड़ो यार। एक छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल के करने लगे तो हो गया। पांच सेकंड पर देखो, यहां एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है, उसका स्लोप 0 होता है। चलो एक क्वेश्चन और करो। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, और एक्सटी ग्राफ जो है वो ऐसा है, पैराबोला। क्या है, पैराबोला है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
नॉन यूनिफॉर्मली accelerated motion. None of these. क्या बोलते हो? है भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे इसका ग्राफ का स्लोप जो है ना, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व वो वेलोसिटी देता है। इसका स्लोप यदि तुमसे पूछा जाए, इसका स्लोप तुमसे पूछा जाए तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है। कैसे पता चला? कैसे पता चला स्लोप इंक्रीजिंग है भाई? अरे स्माइली कर्व, जब भी स्माइली कर्व होता है, देखो ये स्माइली कर्व का पार्ट है, मतलब खुश क्यों होता है? स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप क्या है इसका? वेलोसिटी, तो वो इंक्रीजिंग है। ये तो श्योर है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब चेंज तो हो रही है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। अब बचता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बेटा यदि ये ग्राफ पैराबोला दिया है, ध्यान से देखो, पैराबोला दिया, पैराबोला, पैराबोला, तो यहां पे x जो है y कोऑर्डिनेट, वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। लेट सपोज कुछ कांस्टेंट बोल देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5t², कुछ भी ऐसे ले लिया, तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगा dx/dt, जो कि आ जाएगा 10t। देखो इंक्रीजिंग है टाइम के साथ। और यहां जो एक्सेलरेशन आएगा वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आएगा, तो 10t का डिफरेंशिएशन 10, जो कि कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पे देखने की बात यही है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और अब तुम यहां 5 लोगे उसके हिसाब से आएगा, 10 लो, जो भी यहां कांस्टेंट लोगे उसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो यहां एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन यदि ये पैराबोला नहीं होता, ये क्यूब के प्रोपोर्शनल या कोई और ग्राफ होता, लुक लाइक पैराबोला, पैराबोला नहीं बोलता कि पैराबोला जैसा कोई और ग्राफ है, पैराबोला नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता, उसमें एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट आ जाता। ठीक है, हम ये जरूर बोल देते कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यदि ग्राफ ऐसा है तो हम ये जरूर बोलते कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल हम ये कमेंट नहीं कर पाते। लेकिन पैराबोला के केस में हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर? एवरी पैराबोला इज नॉट यूनिफॉर्मली मोशन। बेटा एवरी ग्राफ लुक लाइक दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पैराबोला तो, यदि ये पैराबोला है तब तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगा ही आएगा, पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला में t² होगा। वेलोसिटी निकालोगे एक डिफरेंशिएशन, एक t खत्म हो जाएगा। पोजीशन निकालोगे एक और, एक्सेलरेशन निकालोगे एक बार और, डिफरेंशिएशन एक t और खत्म हो जाएगा, 2t 2 बार में खत्म, कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन यदि t² के अलावा पावर कुछ और है, t³ t की पावर 3/2 कुछ भी, मतलब एक से बड़ी कोई भी पावर है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनता है। याद है आपको, यहां पे x की पावर, मतलब इस x कोऑर्डिनेट की पावर यदि एक से बड़ी कुछ भी है, सब ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, लुक लाइक पैराबोला।
लेकिन पैराबोला सिर्फ टी स्क्वायर होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर पैराबोला होता है। बाकियों को पैराबोला नहीं बोलते, लुक लाइक पैराबोला बोलते हैं। वहां यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? यदि ये ग्राफ ऐसा होता तो ये दुखी वाला होता, दुखी वाला होता तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती। दुखी वाला है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती। देखो पॉजिटिव से घटते घटते जीरो को अप्रोच कर रही है। चलो इसमें एक अल्फा बीटा प्रॉब्लम भी होती है। देखो अब अल्फा बीटा प्रॉब्लम किसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। कई बार हमें ऐसी सिचुएशन दे देता है जहां पे कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हुआ। पहले क्या हुआ? यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। पहले यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है अल्फा, और एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्सलरेट हुआ, यहां पहुंच गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, और उसके तुरंत बाद डीएसलरेट होना स्टार्ट कर गया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। लेट सपोज रिटार्डेशन को हम बीटा बोल देते हैं, और फाइनली कम टू रेस्ट। ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम है, रेस्ट से रेस्ट का मोशन है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट एक मोमेंट के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ए मोमेंट ओनली, फॉर जस्ट फॉर ए मोमेंट, जस्ट फॉर ए मोमेंट, मतलब थोड़ी देर भी एक मैक्सिमम वेलोसिटी से चला नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं नहीं रही। मतलब पहले एक्सेलरेट कर रहा था और जैसे एक्सेलरेशन खत्म किया तुरंत रिटार्ड करने लग गया। पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, तुरंत से घटने लग गई। यूनिफॉर्म मोशन कहीं नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन कहीं नहीं है, ठीक है, क्लियर? देखो 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 देखो, यूनिफॉर्म मोशन कहीं नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्राफ बना लो उसका। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व बना लेते हैं, बहुत आसान है। देखो बेटा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम कर्व एक स्ट्रेट लाइन आता है। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला लगता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये वेलोसिटी का टाइम के साथ एक लीनियर रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्ट्रेट लाइन। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव का होता है तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होती है, और एक्सेलरेशन निगेटिव का होता है तो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होती है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव। तो यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। पहले ये यूनिफॉर्मली एक्सलरेट होगा, ये लो, ये एक्सलरेट हुआ। मान लो पहले गाड़ी स्टार्ट करके एक्सलरेट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है,
और फाइनली यूनिफॉर्मली रिटार्ड होकर के वापस रेस्ट पे आएगा, रेस्ट से रेस्ट होगा। अब कोई भी एक्सेलरेशन अल्फा बीटा में ज्यादा हो सकता है। T1 टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ है, कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है? T1। और फिर T2 टाइम तक रिटार्ड हुआ है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी। टोटल टाइम ऑफ मोशन कैपिटल टी है, टोटल टाइम ऑफ मोशन T1 प्लस T2 ये कैपिटल टी के बराबर, किसके बराबर है? कैपिटल टी के बराबर है। यहां देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दूं? क्या यहां से यहां तक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दूं? फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू T1 मैं लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v हो गया v मैक्सिमम, u हो गया 0, एक्सेलरेशन है अल्फा और टाइम T1। तो यहां से आप निकालना चाहो तो T1 की वैल्यू आ गई Vm बाई अल्फा, T1 की वैल्यू आ गई Vm बाई अल्फा। मतलब हमसे पूछे कि Vm स्पीड जाने में कितना टाइम लगेगा तो T1 आ जाएगा Vm बाई अल्फा। ऐसे ही फ्रॉम T इक्वल टू T1 से T इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 से T1 प्लस T2, देखो ये टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा, ये T1 ये T2, तो टोटल T1 प्लस T2, ये T1 ये T1 प्लस T2 लगा दो। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो V कितना हो गया? V फाइनली हो गया 0, U था V मैक्सिमम, एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, और T बेटा T लिखेंगे। अब देखो यहां से यहां t इक्वल टू 0 बोल रहे हो, इसको यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है यहां तक, तो ये जो टाइम इंटरवल है कितना है? T1 से T1 प्लस T2 का, ये T2 का टाइम इंटरवल है। तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू, सॉरी T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 इज इक्वल टू Vm बाई बीटा। क्या ये बात समझ में आई? बेटा मैंने रेफरेंस बदल दिया है, देखो मैं सीधा यहां से यहां तक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगा सकता। क्या मैं लगा सकता हूं? बोलो, यहां से यहां तक क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकता हूं? क्या मैं यहां से यहां तक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकता हूं? जवाब है नो। क्यों सर? क्योंकि यहां से यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, और ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगता है। फिर आप यहां से यहां लगाओ, लग जाएगा, फिर आप यहां से यहां लगाओ, लेकिन इसको 0 बोलो, ये 0 टाइम होगा तो ये T2 टाइम होगा, तो 0 से T2 हो जाएगा ये, ठीक है ना? या आप T1 से T1 प्लस T2 बोल रहे हो तो आपको ये इंटरवल लेना है, और इनिशियली आपकी वेलोसिटी Vm होगी, फाइनली आपकी वेलोसिटी 0 होगी। T1 से T1 प्लस T2 कहां से कहां होगा? T1 ये है और T1 प्लस T2 ये है, तो ये इंटरवल T2 का है। तो हम जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें जो t है ये वो इंटरवल है 0 से लेकर के वहां, 0 मतलब जब से तुमने मोशन स्टार्ट किया, इसको इक्वेशन लगाना स्टार्ट किया यहां से यहां तक। आप एक काम सीधा भी कर सकते हो, आप सीधा स्लोप भी बराबर कर सकते हो, या यूनिफॉर्म। अब देखो इतना करने की जरूरत भी नहीं है, एक सिंपल लॉजिक बताऊं, याद करो मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज। यदि फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटी का एग्जांपल लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां एक्सेलरेशन g होता है 10, मैं तुमसे कहूं कि एक पार्टिकल को 50 वेलोसिटी देनी है तो कितनी देर गिरेगा तब जाके 50 मिलेगी? मतलब वो g एक्सेलरेशन मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से कितनी देर चले कि उसकी वेलोसिटी 50 आ जाए? तो तुम कहोगे 5 सेकंड। बेसिकली तुमने क्या किया, 50 को डिवाइड कर दिया 10 से, 5 सेकंड आ गया, हर सेकंड 10 आ रहा है। ऐसे में तुमसे कहूं कि मान लो उसके पास वेलोसिटी है पहले से 50,
उसको रेस्ट पे लाना है, कितना टाइम लगेगा? फिर तुम कहोगे 50 सेकंड, 5 सेकंड सॉरी, 50/10। तो एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो, स्पीड को उस एक्सेलरेशन से डिवाइड कर रहे हो। 50/10 स्पीड को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर रहे हो, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन से, वहां से तुम्हें टाइम मिल रहा है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, T1 और T2 का रेशियो क्या आएगा? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप डिवाइड कर दो, T1 और T2 का रेशियो क्या आ जाएगा? T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। देखो बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। ये थोड़ा नोट करने वाली चीज है कि कोई मोशन जीरो से मैक्सिमम वेलोसिटी गया और वहां से फिर जीरो आया, एक्सेलरेशन अल्फा, रिटार्डेशन बीटा। यदि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, जीरो से मैक्सिमम जाने और मैक्सिमम से जीरो आने सेम टाइम लगेगा। लेकिन मान लो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आपको 0 से 100 जाना है, आपके पास एक्सेलरेशन है 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, 0 से 100 जाना है, कितना टाइम लगाओगे? 10 सेकंड लगाओगे। लेकिन अब आपको रिटार्ड करना है 100 से 0, लेकिन आपका एक्सेलरेशन हो गया 20, रिटार्डेशन रिटार्डेशन हो गया 20। सोचो 100 से 0 आना है 20 रिटार्डेशन से, कितना टाइम लोगे? 20 20 20 20 20, 100 खत्म, 5 सेकंड लोगे। कितना टाइम लोगे? 5 सेकंड। मतलब तुम 10 से एक्सेलरेट हुए थे तो 10 सेकंड लगे थे, लेकिन एक्सेलरेशन डबल कर दिया, आगे वाला जो रिटार्डेशन है उसको डबल कर दिया, तो टाइम तुम्हारा आधा लगा। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो उतना ही करना है ना, 0 से v जाना या v से 0 होना, चेंज इन वेलोसिटी सेम है। एक्सेलरेशन डबल करोगे तो टाइम आधा हो जाएगा। तो यहां टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन के उल्टे रेशियो में होता है, टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन के उल्टे रेशियो में होता है। इसको लॉजिकली भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। आप यदि मान लो आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है? T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको T1 प्लस T2 दोनों का सम जो है T दे रखा है। आपको T1 प्लस T2 दोनों का सम जो है T दे रखा है। क्या इन दोनों को सोल्व करके, क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप बता सकते हो T1 कितना आएगा? T1 और T2 का रेशियो ये है, T1 प्लस T2 का सम ये है, तो T1 और T2 कितना आएगा? बंटवारा करना सीखा था हमने, कभी बंटवारा करना सीखा है या सिखाऊं? देखो आप सोल्व भी कर सकते हो। T1 उठाओ, T2 इंटू बीटा बाई अल्फा, T1 की वैल्यू हो जाएगी बीटा बाई अल्फा इंटू T2, इसमें रख दो T2 आ जाएगा, फिर T2 आ जाए, इसमें उठा के रख दो T1 आ जाएगा। बेसिक तो सोल्व करने का ये तरीका है, लेकिन बंटवारा से ये बड़ा आराम से हो जाता है। देखो मेरे पास टोटल T1 T2 का सम है T, और इनका रेशियो है बीटा बाई अल्फा। जैसे मान लो तुम्हारे पापा की कोई प्रॉपर्टी है P प्रॉपर्टी है, आपको दो भाइयों में बांटना है, बराबर बराबर नहीं बांटना, 2:3 में बांटना है। डिसाइड किया पापा ने कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के 2:3 में आपके अंदर डिवीजन करूंगा। तो आपको क्या करना है, 2:3 है ना, तो 2 और 3 5, दोनों को जोड़ दो 5, तो प्रॉपर्टी के बराबर 5 हिस्से कर लो, P/5 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 P/5, जो भी प्रॉपर्टी है उसके 5 हिस्से कर लिए। 2 एक को दे दो, 3 एक को दे दो, हो गया। ऐसे ही यहां करते हैं, टोटल प्रॉपर्टी है टाइम के पास T, जिसके बराबर हिस्से कर लो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो T के बराबर हिस्से कर लिए, और T1 को कितना दे दो? बीटा, बीटा दे दो, ये लो। ऐसे ही T2 का निकालना है, तो टोटल प्रॉपर्टी T थी, टुकड़े किए अल्फा प्लस बीटा, हर टुकड़ा इतने का है, T2 को कितना दे दो? अल्फा दे दो, ऐसे दे दो। तो ये T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। यदि कभी जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं, यदि कभी जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं किसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये ग्राफ का एक एप्लीकेशन है, ये ग्राफ का एक एप्लीकेशन है। अब देखो इसमें कुछ रिजल्ट्स भी याद रखने होते हैं अल्फा बीटा प्रॉब्लम में। मैं वापस से ये ग्राफ बना देता हूं कि एक पार्टिकल जो है रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, जिसका वेलोसिटी टाइम कर्व कुछ ऐसा है, ऐसा है।
टोटल टाइम उसने टी लिया, कुछ देर एक्सलरेट किया, कुछ रिटार्डेशन किया, ये अल्फा है, ये बीटा है, स्लोप माइनस बीटा, एक्चुअल में रिटार्डेशन बीटा है, और ये वेलोसिटी मैक्सिमम वीएम है। आपसे बोला गया कि बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम वेलोसिटी? तो आप निकालोगे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये t1 टाइम है, ये टोटल टाइम तो t है, ये t1 है, और ये टोटल टाइम क्या है, t है। तो आप कहोगे v मैक्सिमम आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से यहां लगा रहा हूं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई u0, एक्सलरेशन अल्फा और t1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई अल्फा t1 कितना आया था, अभी निकाला था, t1 कितना आया था, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, रख दो बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ये v मैक्सिमम याद भी रख सकते हो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। यदि तुमसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट जो है पहले यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हुआ, रेस्ट से मैक्सिमम पहुंचा और फिर रिटार्ड होकर के रेस्ट पे आ गया, टोटल टाइम टी चला, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? तो आंसर आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये टी टोटल टाइम है, अल्फा एक्सलेशन है, बीटा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो आप सीधा भी याद रख सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। यदि आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना चला इसमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपसे पूछा जाए टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो आप डिस्टेंस को निकाल सकते हो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, इसका जो एरिया होगा वो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा। तो ये आएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया टी, इंटू हाइट हो गया वीएम, तो ये आ गया हाफ इंटू टी, और वीएम रख दोगे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सीधा याद रख लोगे तो काफी हेल्पफुल होगा। नीट 2025 में या 26 में एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है, ये याद रख सकते हो, अल्फा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो दोनों को याद रखने का एक तरीका है, जस्ट एक मेथड है। यदि मैं ये वाली जो टर्म है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसको एक नया नाम दे देता हूं, रिड्यूस एक्सेलरेशन। जैसे रिड्यूस मास कभी सुना हो आपने, रिड्यूस मास एक होता है, रोटेशन वगैरह में जब पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास, वहां बताते हैं रिड्यूस मास, M1 और M2 का रिड्यूस मास होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, सुना हो तो। ऐसे रिड्यूस मास की जगह यहां रिड्यूस एक्सेलरेशन, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो याद करने का तरीका, याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, तो यहां पे रिड्यूस एक्सेलरेशन याद कर लो, रिड्यूस एक्सेलरेशन, इस पूरे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बदलते हैं, जिसका एक्सेलरेशन जो है वो आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है, सीधा मैक्सिमम कहोगे a अल्फा बीटा, a इंटू टोटल टाइम t। यदि आपको डिस्टेंस निकालना है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो डिस्टेंस आ जाएगा हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और ए की वैल्यू पुट कर दो, तो सीधा सीधा। एक्चुअल में हम इस मोशन को, वैसे ये पूरा यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड, तो आप एक नई एक्सेलरेशन मान लो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, कि भाई इस एक्सेलरेशन से टी टाइम तक चलाए,
तो मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, और डिस्टेंस ट्रेवल हाफ एटी स्क्वायर से। और ये याद रखने का तरीका हो गया कि भाई बस हमें ये याद रखना है कि ये एक्सेलरेशन हो गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ एटी स्क्वायर और एटी याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो देखो, यदि मतलब प्रॉपर मेथड से इसको निकालने लगे तो बहुत टाइम ले रहा है, आपको दिख रहा है यहां पे मैक्सिमम निकालना, ये करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे याद करो एक क्वेश्चन आया था, हमने एक बॉल को सॉरी एक बैलून ऊपर गया, एक्सेलरेट हुआ, फिर वहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, वो रिटार्ड हुई और फाइनली रेस्ट पे आ गई। इससे कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक रॉकेट है, रॉकेट स्टार्ट हुआ तो पहले एक्सेलरेट होगा, फिर ऊपर जाके थोड़ा ऊपर जाके उसका फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगा, जिस पॉइंट पर उसका फ्यूल खत्म होगा इंजन बंद, इंजन बंद होने के बावजूद अब उसका एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। भाई पहले रॉकेट स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां मैक्सिमम, जहां इंजन बंद हुआ वहां मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। उसके बाद क्या होगा, वो फिर अब उस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, मतलब उसके पास वो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो अब वो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, जी एक्सेलरेशन से रिटार्ड होता 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 मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो जहां से फेंका है मैक्सिमम कितना ऊपर गया वो निकालना है, तो वही पहले एक्सेलरेशन अल्फा, बाद में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ग्रेविटी वाला बीटा, तो एक्सेलरेशन निकालो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हाफ ए टी स्क्वायर। बस मुझे टोटल टाइम पता है तो मैं काम कर सकता हूं पूरा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन से तो कर ही सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो 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 बोलो। तुमसे इसका एवरेज स्पीड पूछा जाए तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड क्या आएगा, एवरेज स्पीड वी एवरेज, एवरेज स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर को टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो एवरेज जो आएगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा आएगा। इसको मैं एक और लॉजिक से समझा सकता हूं, देखो एवरेज जो आ रहा है वो मैक्सिमम का आधा आ रहा है। मैं और दूसरा तरीका कैसे देखो, कोई भी लीनियर वेरिएशन होता है ना, कोई भी लीनियर वेरिएशन, तो उसका एवरेज होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। तो यदि मैं तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक का एवरेज पूछूं, जीरो से वीएम का, तो जीरो प्लस वीएम बाई टू, तो इसका एवरेज आएगा वीएम बाई टू, इसका भी एवरेज आएगा वीएम बाई टू। देखो वीएम से जीरो, एवरेज वीएम बाई टू, मतलब पहले टी1 टाइम का भी एवरेज वीएम बाई टू, दूसरे टीएम टाइम टी2 टाइम का भी एवरेज वीएम बाई टू, तो टोटल एवरेज भी क्या आएगा, वी मैक्सिमम बाई टू। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा आती है, इसकी एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा आती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो ध्यान रख सकते हो, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, जैसे ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करो सभी लोग।
आया आंसर भाई? है क्या आंसर आया? बारो चलो देखो, अब यदि ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करने लग जाओगे हालत खराब हो जाएगी, टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा। लेकिन यदि हमें ये पता चल गया कि यार ये तो अल्फा बीटा प्रॉब्लम है, तो ये हलवा हो जाएगा, क्योंकि हमें ये रिजल्ट याद है। देखो, बोला एक इंजन ऑफ मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना 5 और मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना 10, मिनिमम टाइम इन विच इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। अब देखो ये आगे और लिख लेना, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। देखो एक तरीका तो हम लगातार बस 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर तक एक्सलरेट ही करते जाएं, तो आप कम टाइम में पूरा तो कर लोगे। यदि आप पूरे 1500 मीटर एक्सलरेट ही करते रहे तो कम टाइम में पूरा कर लोगे, लेकिन जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि जैसे ही 1500 खत्म हुआ मान लो उसके बाद आपको एंड है, वहां खत्म है, वहां दीवार आ गई। तो आपको जो करना है उसके लिए आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आपको रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पे ही खत्म करना है। आप यहां से एक्सलरेट करोगे, एक्सलरेट करोगे, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ब्रेक लगा करके फाइनली रोक भी है। रेस्ट पे आना जरूरी है, यदि रेस्ट पे नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन को मेंशन करना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं किया गया था कि भाई रेस्ट से रेस्ट है, भाई हमें तो नहीं जीना आगे, हम तो कम से कम टाइम में पूरा करेंगे, ऐसा हुआ तो कोई, तो वो बात है। तो रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पे मोशन खत्म करना है और डिस्टेंस 1500 मीटर चलना है। ये एक्सेलरेशन 5 है और ये रिटार्डेशन 10 है। तो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया, बीटा इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहां से टाइम निकालना है, ये टाइम हमें निकालना है और हमें डिस्टेंस दे रखा है 1500 मीटर। तो डिस्टेंस होता है हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम का स्क्वायर 1500 मीटर के बराबर। तो यहां से हाफ अल्फा हो गया 5, बीटा हो गया 10, 5 प्लस 10 30 निकालना है और ये 1500 मीटर। तो ये 15 दूनी 3000 हो गया, 50/15 गुना टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिया 15, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 900, टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इज अवर आंसर, 30 सेकेंड इज अवर आंसर। ये देखो, रेस्ट से रेस्ट की बात कर रहा है। बीटा को निगेटिव लेना है क्या? क्यों लेना है? बीटा हमने क्या लिया था? रिटार्डेशन ही तो लिया था, तो रिटार्डेशन ही है 10 यहां पे। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन था, तो वो 5 है। कोई निगेटिव नहीं लेना, वो कंसीडर हो चुका है, बीटा को रिटार्डेशन ही लिया है, उसको दोबारा माइनस का लेने की जरूरत नहीं है। बेटा जो फाइनल फॉर्मूले हम निकालते हैं, इन फाइनल फॉर्मूले में हम एक सर्टेन केस के लिए निकालते हैं, जैसे 2u/g है, वहां जी को प्लस माइनस नहीं लेना होता है कुछ भी, जी को सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है प्लस का। 2u/g में ये नहीं सोचना कि यार u प्लस का लू जी प्लस का लू, नहीं, सीधा सब प्लस लेके सोल्व करो, क्योंकि वो रिजल्ट निकाला गया है जब u स्पीड से ऊपर फेंका जाए और एक्सेलरेशन नीचे हो तो टाइम कितना लगेगा। तो यार उसमें अब प्लस माइनस नहीं सोचना है, ऐसे इसमें अब प्लस माइनस नहीं सोचना है। अल्फा यहाँ एक्सेलरेशन है, बीटा यहाँ रिटार्डेशन है, सीधा सीधा वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। चलो और ग्राफ पढ़ें, और ग्राफ पढ़ें। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व बेटा उसमें कुछ नहीं है। और क्या क्वेश्चन, सेम वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें दोबारा? यार हद होगी, मैंने बता दिया। कभी भी मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे खत्म हुआ। आप कुछ भी, जैसे एक ट्रेन है, एक स्टेशन से एक्सेलरेट हुई और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रिटार्ड हुई और फाइनली दूसरे स्टेशन पे पहुंच गई। बीच में कहीं भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चली, पहले एक्सेलरेट हुई बाद में रिटार्ड हुई। या आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक ट्रेन को, जैसे ये क्वेश्चन था, ऐसे ये सेम ट्रेन का क्वेश्चन दे दिया जाए। ये ऐसे समझो, मोटरसाइकिल का है ना, वो नहीं, ये इसकी जगह क्वेश्चन हो ट्रेन का, कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है और उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है। उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है, मैक्सिमम रिटार्डेशन इतना है, और वो डिस्टेंस इतनी है। बताओ कितना टाइम लेगा, या टाइम दे दे, डिस्टेंस पूछ ले, सेम यही क्वेश्चन लगेगी, इक्वेशन लगेगी। रेस्ट से रेस्ट स्टार्ट होना, रेस्ट से रेस्ट मोशन होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेशन से चली, दूसरे स्टेशन पे पहुंची, पहले वो एक्सेलरेट होगी, फिर वो रिटार्ड होगी और फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, यही लगेगा। एक्सेलरेशन टाइम कर्व की बात करते हैं। देखो बेटा, इधर एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है, ये कोई कर्व दे रखा है। इस कर्व का तुमसे पूछ लिया जाए स्लोप क्या बताएगा? स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई पे यहां एक्सेलरेशन है, एक्स पे यहां टाइम है, पता नहीं, नॉट यूजफुल, नहीं जानते हम, छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। डी ए बाई डी टी, इसका एरिया क्या बताएगा? एरिया ऑन टाइम एक्सिस, एरिया ऑन टाइम एक्सिस क्या बताएगा? यह आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई पे क्या है? ए। डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा? डी टी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टी है। अब इसको सोल्व करना है तो डीए को, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी, और इधर डी ये डीवी बाई डी टी इसलिए लिखा ताकि डी टी कट जाए। भाई लिखने में तो एक्सेलरेशन को भी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो डी को काट के सिर्फ अकेला डीवी बचाना था, तो यहां डीवी बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या बता देगा? डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इसका जो एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व ऑन टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का टाइम एक्सिस पे जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। और याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब यहां पे भी वही है, ऊपर एरिया है तो प्लस का एरिया, नीचे एरिया है तो माइनस का एरिया। प्लस के एरिया में से माइनस का एरिया माइनस करेंगे, तब जाके नेट चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, क्लियर? ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ऐसे किसी भी ग्राफ, रैंडम आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए तो ये मेथड से आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका एरिया क्या बताएगा। रटने, देखो याद रखना है, लेकिन याद रखने के पीछे लॉजिक याद रखोगे कैसे आया, तो आप उसकी मदद से किसी दूसरे कर्व का भी निकाल पाओगे, और वो तो याद रहेगा ही रहेगा। जैसे एक कर्व ये है, मान लो एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व, एएक्स कर्व, मतलब यहां पर वाई एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे पोजीशन है, ये कर्व है। फिर वही बात, ये कोई कर्व है तो इसका आपको स्लोप क्या बताएगा? स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, पता नहीं क्या है। स्लोप तो हमारे कोई काम की चीज नहीं है, स्लोप तो हमारे कोई काम की चीज नहीं है। एक बच्चा पूछा स्पीड नहीं निकाल सकते मैग्नीट्यूड लगा के? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात अलग होती है, यहां पर स्पीड नहीं निकाल सकते को, ऐसा नहीं। हाँ, स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है, स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है।
तो आप वेलोसिटी निकाल लो, उसका मोड कर दो, स्पीड आ जाएगा। लेकिन यहां इन दो एरिया को ऐड करके मत करना। ये मत सोचना कि एक एरिया ऊपर एक एरिया नीचे दोनों को ऐड कर देंगे तो चेंज इन स्पीड आ जाएगा, नहीं, हमें चेंज इन वेलोसिटी ही निकालना है, ऊपर का एरिया प्लस का, नीचे का एरिया माइनस का, और वो जो वहां से वेलोसिटी आए उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे, स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, बट स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड अलग नहीं होते, सेम होते हैं। तो यहां कभी भी ऊपर और नीचे वाले एरिया को ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। ये देखो AX कर्व, तो इसका एरिया हमारे काम का हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका एरिया काम का हो सकता है। एरिया क्या बताएगा? इंटीग्रेशन y dx। y पे क्या है? a, x पे क्या है? x, तो a dx। अब देखो यहां पे dx है, तो dv बाई dt लिखने से तो फायदा है नहीं, तो एक्सेलरेशन को लिख देता हूं v dv बाई dx। एक्सेलरेशन को क्या लिख देता हूं? v dv बाई dx। और एक dx ये पहले से है, dx से dx कट गया, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन v dv, इंटीग्रेशन v dv। तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका एरिया इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगी वेलोसिटी पर, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी का लिमिट लगाओगे, और जब इसको रखोगे तो यह आ जाएगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, और दोनों के डिवाइड में 2 है ही। मतलब इसका जो एरिया है कुछ ऐसी टर्म बताएगा। देखो v dv वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेशन, जैसे x का इंटीग्रेशन x के साथ होता है x स्क्वायर बाई 2, t का t स्क्वायर बाई 2, v का v स्क्वायर बाई 2, मतलब पावर में एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है। लिमिट रखा तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। तो ये एक अजीब सी चीज दे रहा है इसका एरिया, इसका एरिया थोड़ा अजीब सी वैल्यू दे रहा है, पर ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन यहां से निकाल सकता हूं। हाँ, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप एक काम करो, ये जो है v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन मेरा काम काफी कुछ हो गया। ये मास इसके साथ ले लो, तो ये देखो वन, ये जो 1/2 है इसको एक साथ लिख दो 1/2, एक ही बात है, नीचे 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और मास को यहां पे ले लो, और ये होगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, और डिवाइड में बच जाएगा मास। तो ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है हाफ एम v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम v इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम v स्क्वायर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो एरिया है वो बताता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, पर यूनिट मास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताता है। अब तुम्हारी मर्जी है इसको याद करते हो नहीं करते हो, लेकिन समझना जरूर है कि भाई ऐसे चीजें निकाली जा सकती हैं। तो देखो वेलोसिटी का स्क्वायर था तो मुझे लगा यार ये काइनेटिक एनर्जी बन सकता है, मैंने ऐसे कर दिया। तो इसका जो एरिया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास बताता है, मतलब पर यूनिट मास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बताता है AX कर्व का एरिया। ठीक है, जैसे एक कर्व ये भी है VX कर्व, वेलोसिटी पोजीशन कर्व। ये अब जैसे मैं वेलोसिटी पोजीशन कर्व बनाता हूं, वेलोसिटी पोजीशन कर्व, मान लो ये VX कर्व है, इसका जो स्लोप है वो बताता है dy बाई dx, y पे है वेलोसिटी, x पे है x, dv बाई dx। नहीं काम का है, पता नहीं dv बाई dx कुछ नहीं होता, इसका एरिया भी कुछ नहीं बताता। लेकिन यदि यहां से मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के निकाल सकता हूं।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे एक्सेलरेशन चाहिए t इक्वल टू t1 पर, वेलोसिटी है v1, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t1, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t1 या t नहीं सॉरी इधर x आएगा x1, एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू x1, x1 पे एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू v, तो लिख दोगे v1 इंटू dv बाई dx को लिख दोगे स्लोप एट x1, ऐसे एक्सेलरेशन आएगा। मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर स्लोप क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो यहां की वेलोसिटी से, तब इसका एक्सेलरेशन आएगा, तब इसका एक्सेलरेशन आएगा। देखो देखो देखो, तब इसका एक्सेलरेशन आएगा। क्या बोलते हो भाई? मतलब यदि हमें vx कर्व दिया है तो सीधा उसका स्लोप एक्सेलरेशन नहीं देगा, उसका स्लोप को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब एक्सेलरेशन आएगा। हमेशा आप कोई स्लोप कोई काम की चीज दे दे जरूर नहीं, देखो यहां डायरेक्ट स्लोप कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन निकाल सकते। जैसे एक चीज और बताता हूं, एक ग्राफ होता है वी स्क्वायर एक्स कर्व, रेयर देखने वाली चीजें हैं ये। मान लो कोई वी स्क्वायर एक्स कर्व दे दिया ये, कि भाई इसका स्लोप क्या बताएगा, मुझे चेक करना है इसका स्लोप क्या बताएगा। इसका स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई पे क्या है यहां वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब देखो ये अजीब सी चीज आ गई, डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, मतलब यहां पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन नहीं है, वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, लेकिन दिक्कत है कि वो एक्स के साथ करना है। मतलब यहां वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, एक्स के साथ। अरे यदि वी स्क्वायर का वी के साथ पूछा होता तो मैं कर देता, वी स्क्वायर का 2v, लेकिन वो वेलोसिटी के साथ है, यहां तो एक्स के साथ करना है, तो यहां चेन रूल लगाया जाता है। याद करो मैंने सिखाया है ये भी तुम्हें, वी स्क्वायर का यदि तुम्हें एक्स के साथ करना है तो पहले वी स्क्वायर का वी के साथ कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो वी का एक्स के साथ। बताया था मैंने कि जब मान लो एक कोई फंक्शन है उसका दूसरे के वेरिएबल के टर्म्स में, लेकिन इन डिफरेंशिएशन तीसरे के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम पहले जो फंक्शन दिया है उसका जिसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो उसके रेस्पेक्ट में कर दो, फिर वो जो जो वेरिएबल जैसे यहां वी स्क्वायर का तुम वी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको डीवी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां वी स्क्वायर का वी के रेस्पेक्ट में आएगा 2v, लेकिन मल्टीप्लाई कर दोगे डीवी बाई डी एक्स। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो स्लोप है वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, लेकिन ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है। मतलब इसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके स्लोप का आधा होगा, स्लोप का क्या होगा, आधा होगा। ऐसे ये रेयर काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं आपको, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं आपको। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, हाँ भाई। जैसे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, अगर स्ट्रेट लाइन हो, नहीं कोई भी कर्व हो, उसका स्लोप जो भी होगा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। यदि स्ट्रेट लाइन है तो पूरी का स्लोप सेम होगा, और यदि कोई कर्व है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा। तो आपको तो क्या करना है, उसके स्लोप का आधा कर देना है, जिस पॉइंट पर पूछे वहां पर उसके स्लोप का आधा कर देना है। स्ट्रेट लाइन के केस में हर एक जगह स्लोप सेम होगा, तो फिर सेम जगह सेम आ जाएगा एक्सेलरेशन।
बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 80 कर्व है। पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, देखो घटता हुआ एक्सेलरेशन है। फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा मुझे पता है एरिया अंडर वीटी कर्व जो है, एरिया अंडर वीटी कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है। डेल्टा वी होता है एरिया अंडर वीटी कर्व, एटी कर्व, सॉरी, एरिया अंडर एटी कर्व। एल, अभी मैंने देखा कि एटी कर्व का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया देखो बेटा, पूरा एरिया मत निकालना इस ट्रायंगल का, हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है, हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो बताओ क्या करोगे? ये एरिया, ये एक ट्रिपीजियम है, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये एक ट्रिपीजियम है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता, ये वाली, ये आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन लीनियरली घटते 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 एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। कितने में? 8 सेकंड में। 8 सेकंड में, 8 सेकंड में एक्सेलरेशन 8 से 0 हो गया। मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वो 8 का है। तो 4 सेकंड में जो चेंज इन एक्सेलरेशन होगा वो 4 का होगा। मतलब एक्सेलरेशन 8 से 4 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो बचेगा 4 बचेगा। लॉजिकली निकाल रहा हूं, लीनियरली। कोई चीज 8 से घटते 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 8 सेकंड में 8 से 0 हो गई, मतलब हर सेकंड 1 से घट रही है, हर सेकंड 1 से घट रही है। तो 4 सेकंड में कितना घटेगी? 4 घटेगी। तो 8 से 4 घटेगी तो कितना बचेगी? 4 बचेगी। लीनियर वेरिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यदि मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो वो आपको देता ये वैल्यू कितनी है, स्ट्रेट लाइन में नहीं देता है, वो आपको निकालना पड़ता है कि भाई देखो 8 सेकंड में 8 घट गई तो 4 सेकंड में 4 घटेगी, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 घटेगी तो 4 बचेगी। अब आप निकालो एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? ट्रिपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 8 और ये 4, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम 4। तो फाइनल निकालना है, इनिशियल 3 है, 2 2 जा 4, 8 4 12 दूनी 24, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 27 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। 27 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। देखो 27 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। हाँ भाई, 27 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। और देखो, ये करो, ये करो, ये एचसी वर्मा बुक का क्वेश्चन है। The acceleration of a cart started at t equal to 0 varies as shown in the figure। Acceleration time कर्व दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है 30 सेकेंड में। अब बताओ कैसे निकाले? एक्सेलरेशन टाइम कर्व दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, यार क्या करें हम? एक्सेलरेशन टाइम कर्व से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? है भाई, 80 कर्व से तो चेंज इन वेलोसिटी आता है। कोई बताएगा डिस्टेंस कैसे निकालो? कोई बताएगा डिस्टेंस कैसे निकालो? हाँ, इसका वीटी ग्राफ बना लो, इंटीग्रेशन कर दो 2 बार। वाह, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे ग्राफ का। 80 ग्राफ दिया है, इससे वीटी ग्राफ बना लो।
डिस्टेंस निकालना है, इसका वीटी ग्राफ बनाओ। वीटी ग्राफ से आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी टाइम कर्व बना लो। देखो बड़ा आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव का होता है तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की होती है। वीटी कर्व पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है, पॉजिटिव स्लोप। जब एक्सेलरेशन निगेटिव का होता है तो वीटी कर्व निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, तो यही तो इसका स्लोप होता है। वीटी कर्व का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्लोप की, एक्सेलरेशन निगेटिव तो निगेटिव स्लोप की, एक्सेलरेशन वेरिएबल तो वेरिएबल स्लोप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, वेरिएबल स्लोप मतलब कोई और दूसरा कर्व बनेगा। तो यहां देखो, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव का कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितनी देर तक? 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक बता सकते हो 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? एक्सेलरेशन है 5, एक्सेलरेशन है 5, टाइम है 10, कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। हर सेकंड 5 से बढ़ेगी तो 10 सेकंड में 50 बढ़ जाएगी। उस लॉजिक से ही आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। कितनी देर के लिए? अगले 10 सेकंड के लिए। अगले 10 सेकंड मतलब टोटल हो गया 20 सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर अगले 10 सेकंड एक्सेलरेशन -5 है। अब देखो 10 सेकंड में 5 एक्सेलरेशन था और इस 10 में फिर 5 रिटार्डेशन है, वापस रेस्ट पे आ जाएगा, वापस रेस्ट पे आ जाएगा। ये हो गया 30 सेकंड, वापस रेस्ट पे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस बता देगा। डिस्टेंस बराबर होगा इसका एरिया। ये एक ट्रिपीजियम है, इसका एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दो साइड पैरेलल है। ये तो हो गया 30 सेकंड और ये हो गया 10 सेकंड और इनके बीच की सेपरेशन होगी 50। तो ये आ गया 30, 40 का आधा 20, 5 दूनी 10, 1000 मीटर। 1000 मीटर इज आंसर। 1000 मीटर इज अवर आंसर। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाओ और फिर डिस्टेंस निकालो। जबरदस्ती एटी ग्राफ का एरिया मत निकाल देना। एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब ये जितना पॉजिटिव एरिया ये उतना निगेटिव एरिया। ठीक है, पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया, तो जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना घट जाएगा, वापस से 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 आ जाएगा। यदि ये वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत हो रही हो तो ये एरिया निकाल देना, ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो 0 से उतना हो जाएगी। देखो देखो देखो, क्या ये बात समझी? है भाई, क्या ये बात समझे? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कभी कभी हमारा दिमाग लगा करके वीटी कर्व बहुत काम की चीज है। सीधा दिया हो, कोई डाटा ऐसा दिया हो, एक्सेलरेशन का टाइम कर्व दिया हो, तो वीटी कर्व बना करके उससे डिस्टेंस वगैरह इजीली निकाला जा सकता है। चलो ये करो, ये करो। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. d हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। It hit the ground and bounce up to vertically to height d/2. भाई ऊपर से d से गिराया तो ये गई, टप खा के d/2 तक वापस आ गई।
नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, मतलब इसके बाद के मोशन को भी नेग्लेक्ट करो और एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करो। बस हमें सिर्फ कंसीडर करना है डी हाइट से छोड़ा, नीचे टकराई, वापस आई डी बाई टू तक। ठीक है, इट्स वेलोसिटी v वर्सेस हाइट ग्राफ बनाना है, v हाइट, vx कर्व बनाना है एक प्रकार से वेलोसिटी का हाइट के साथ। कौन सा होगा? वेलोसिटी का हाइट के साथ, वेलोसिटी का हाइट के साथ बनाना है, हाइट के साथ। तो आप कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करो। क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व करो? एट हाइट इक्वल टू डी लोगे तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। डी हाइट से छोड़ा है, वहां वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। फिर जब हाइट 0 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जानी चाहिए। मैक्सिमम प्लस में माइनस में किधर भी, वो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिवली है। ठीक है, फिर एट डी बाई टू फिर से वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ऐसा ग्राफ छाटो। देखो, जब हाइट 0 है, 0 हाइट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम तो यहां बन रही है, वेलोसिटी यहां भी मैक्सिमम बन रही है। अब देखो, यहां वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, दूसरी डायरेक्शन को निगेटिव। अब देखो, जब हाइट 0 होगी, एट h इक्वल टू 0 वेलोसिटी सडनली चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज सडनली ऑन हिटिंग ग्राउंड। मान लो नीचे की तरफ जब जा रही थी, नीचे की तरफ जब जा रही थी मैक्सिमम से, तो ये निगेटिव मैक्सिमम थी। फिर जब टकरा के ऊपर आएगी तो ये पॉजिटिव की मैक्सिमम आएगी। मतलब अचानक से चेंज, सडन चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी का है। क्या वेलोसिटी का हाइट के साथ लीनियर ग्राफ होगा? बोलो, क्या वेलोसिटी का हाइट के साथ लीनियर ग्राफ होगा? नॉन लीनियर ग्राफ होगा, नॉन लीनियर। अरे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ। नॉन लीनियर, लीनियर तो टाइम के साथ होता है, हाइट के साथ नहीं। तो पहली बात तो ये गलत। अब बचे ए, बी और डी ऑप्शन, बस यही पॉइंट्स देखने हैं। हाइट 0, हाइट 0 पर वेलोसिटी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ये दोनों गलत। पता है किस बेसिस पे कर सकता हूं? साइन चेंज नहीं हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुई, सडन चेंज। पॉजिटिव और निगेटिव चेंज सडनली, मतलब अचानक से डायरेक्शन रिवर्स होगी। नीचे जाते टाइम अलग डायरेक्शन होगी, ऊपर जाते टाइम नो डायरेक्शन चेंज, नो डायरेक्शन चेंज। दोनों में ही डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, नो डायरेक्शन चेंज। दोनों में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ। तो देखो, 0 हाइट पर पहले इसकी सॉरी, देखो इसको, इसका एरो भी देखना, एरो पहले h मैक्सिमम था d, जैसे जैसे हाइट कम हुई वेलोसिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और h 0 पर मैक्सिमम निगेटिव में वेलोसिटी थी। टकराती अचानक से पॉजिटिव में आ गई, लेकिन उतनी नहीं आई, क्योंकि जैसे ही टक्कर हुई तो ये उतनी आती तो सेम हाइट जाती, उससे कम आई है, उससे कम आई है। और फिर घटते 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 देखो d बाई 2 तक गई। तो एरो भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव भी इंपॉर्टेंट है, नॉन लीनियर भी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ऑब्जर्व करके आंसर टिक किया जाता है। तो ऐसे ग्राफ को बनाना नहीं होता है, गलत ग्राफ को हटाना होता है। जब भी आपको क्वेश्चंस में ग्राफ पूछा है तो बनाने की बजाय ग्राफ जो दिए हैं उनसे हटाने की कोशिश करो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वीटी ग्राफ पूछता तो स्ट्रेट लाइन आता, 0 से बढ़ती। देखो वीटी ग्राफ 0 से जब नीचे की तरफ आ रही है तो निगेटिव में बढ़ती, वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बनता, 0 से वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ती,
टक्कर से अचानक से पॉजिटिव की कुछ होती और फिर घटते घटते जीरो आती। इस तरीके का ग्राफ, वीटी ग्राफ। जितना ये निगेटिव में बढ़ती उसका आधा यहां पे होकर के इतना, आधा मतलब कुछ उस हिसाब से √2 टाइम्स या जो भी होगा 1/√2 टाइम्स जो भी, ऐसे कम आती मतलब, और फिर ऐसे घटती। लेकिन होता ऐसे स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप का। डी ऑप्शन क्यों रोंग है बेटा? देखो वेलोसिटी निगेटिव। अब यार इतना तो कंफर्म है कि जब तुम छोड़ोगे तो निगेटिव ले रहे हो नीचे को, तो टकरा के जब वापस आएगी तो प्लस की आएगी ना। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा? निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज होगी। इन दोनों में ही डायरेक्शन नहीं बदली, इसमें दोनों बार पॉजिटिव है, इसमें दोनों बार निगेटिव है। हम कह रहे नहीं, जाते टाइम अलग होगी, आते टाइम साइन अलग होगा। ठीक है? इसका यदि स्पीड का ग्राफ पूछता तो फिर मैं ये आंसर दे देता, स्पीड का। स्पीड में ये वाला ऐसे हो जाता, बस फिर भी ये डायरेक्शन गलत होती, इसमें ऐसे जाता और ऐसे आता, ऐसे ऐसे दिखता ऐसा ही, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती। ये वाला करो, ये वाला करो। सी बेटा स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी का एक्स के हाइट के साथ रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इक्वल टाइम मतलब इक्वल चेंज में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ लीनियर होता है, हाइट के साथ पैराबोलिक रिलेशन होता है। v² = u² + 2as। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x = 1। बताओ x = 1 पर एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां vx कर्व है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा dv/dx। तो बताओ dv/dx कितना हो गया? dv/dx हो गया ΔY/ΔX। ΔY/ΔX। y में चेंज कितना? 4 से कोई चीज घटते घटते 0 आ गई तो -4 घट गई, और x कितना बड़ा? 2, तो -2 dv/dx आ गया। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्लोप इतनी लाइन का निकाल रहे हो या पूरी लाइन का निकाल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप सीधा सीधा 2 और 4, तो 4 घटी 2 मीटर में, तो 4 घटी तो -4/2, तो -2 इसका स्लोप। लेकिन हमें पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है v × dv/dx। तो v तो कितना है, कहां पे पूछा है? x = 1 पर। x = 1 पर v तो है 2 मीटर पर सेकेंड, और dv/dx है -2। आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ऑल, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। माइनस बेटा घटता है, मैंने बोला कोई भी चीज डिक्रीज होती है चेंज निगेटिव होता है। कोई भी चीज डिक्रीज होगी चेंज निगेटिव, इंक्रीज होगी चेंज पॉजिटिव। दैट्स ऑल। अरे स्लोप का आधा इसमें नहीं करते मेरे भाई, वो v²x कर्व था। ए भाई, vx कर्व dv/dx बताएगा, एक्सेलरेशन v dv/dx होता है, तो dv/dx तो स्लोप हो गया और v मैंने यहां से निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में छोटी मोटी बातें कुछ आप याद रख सकते हो। क्या? ध्यान से सुनना। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ जैसे अब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही सेम चीज है लेकिन उसको डिटेल में लिख दिया। बेटा हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो मैक्सिमम चांस होता है ग्राफ उसी से रिलेटेड पूछे। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन होता है v = u + at। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो याद रखना जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा
जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा टाइम के साथ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अब कांस्टेंट में नॉन जीरो मतलब कुछ है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप की, निगेटिव स्लोप की, तो वो डिसाइड करते हैं एक्सेलरेशन से। यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव का है तो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। मतलब एटी ग्राफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होगा, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ये हो गया वीटी ग्राफ। अब यहां से शुरू करते हैं, वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है यहां, तो एक्सटी ग्राफ पैराबोला होगा, क्योंकि वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, तो एक्सल डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर मतलब पैराबोला बनेगा। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एक पैराबोला बनेगा, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला। ठीक है, अब देखना यहां पर यदि पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो जब पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैराबोला, पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप की लाइन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन निगेटिव स्लोप की लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्सटी ग्राफ। इस तरीके से ऐसे जाता है। आप खुद सोचो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो कांस्टेंट के एक्सेलरेशन में एक टाइम का फैक्टर आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो एक टी और बढ़ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। यदि मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, भाई जरूरत हो ना वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन कर लो, अब वो कहो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ फिर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है इस वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। तो आप जब वेलोसिटी कांस्टेंट लोगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक बढ़ेगा मतलब एक टाइम का पावर बढ़ेगा। यहां एक्सेलरेशन था तो यहां टी आया तो यहां टी स्क्वायर हो गया, यदि यहां कांस्टेंट है तो यहां टी का फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप की लाइन, निगेटिव वेलोसिटी निगेटिव स्लोप की लाइन। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट हमें याद रखना है, ये फ्लो चार्ट हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ देखो, जैसे ये ग्राफ देखो, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, एक पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल द करेक्ट रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। देखो यार ए तो कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव का कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है रेस्ट से, पॉजिटिव का कांस्टेंट है, मतलब ये ग्राफ ठीक है। देखो पॉजिटिव का कांस्टेंट, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आएगा, u जीरो है तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगी a इंटू टी, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। फिर x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, u जीरो हो गया तो एक्सटी ग्राफ हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ये लो ए बी और डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। छांटना आना चाहिए, सिंपल। यदि एक्सेलरेशन निगेटिव होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं ऐसे होती, ये पैराबोला ऐसे नहीं ऐसे होता,
ठीक है, जैसे ये ग्राफ छाटो, ये ग्राफ छाटो, शाबाश, डू इट। ये ग्राफ बनाओ। फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है 80 ग्राफ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। जब ये एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वीटी ग्राफ जो है निगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऐसा ग्राफ छांटो जिसमें पहले पॉजिटिव स्लोप हो, बाद में निगेटिव स्लोप हो। देखो ये नहीं, देखो ये नहीं, देखो ये नहीं, देखो ये हो गया। बस पहले पॉजिटिव स्लोप फिर निगेटिव स्लोप। आंसर है। क्या बोलते हो? यदि एक्सटी ग्राफ बनाना होता तो, यदि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाना होता तो कैसा बनाते? पहले पहले ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, पॉजिटिव स्लोप ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, फिर यहां से ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। देखो यहां वेलोसिटी है, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा हो जाएगा, पहले ये और फिर ये। अब ये कहां तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। लगातार एरिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एरिया बढ़ ही रहा है, मतलब इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये एक्सटी ग्राफ पहले ओपनिंग अपवर्ड फिर ओपनिंग डाउनवर्ड, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। तो देखो मैं बता रहा हूं ना, आपको ग्राफ बनाने से ज्यादा छांटने हैं। जो ऑप्शन में ग्राफ दिए हैं सही ग्राफ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने में जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं ये बहुत काम के हैं। बस इतने ही से काम हो जाता है। ठीक है, आंसर सी नहीं होगा बेटा। इसका स्लोप भी पॉजिटिव, इसका स्लोप भी पॉजिटिव। इस एटी ग्राफ का वीटी ग्राफ ये बनेगा। इसमें पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन फिर निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव स्लोप फिर निगेटिव स्लोप। एक्सटी ग्राफ के लिए क्या है, जब वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सटी ग्राफ पैराबोला होता है। अब ये पहले पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है तो पहले ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, फिर निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। हाँ ये बात जरूर है कि आपने सर ऐसा क्यों नहीं किया कि यहां से डाउनवर्ड वाला ऐसे बना दे कि सर यहां से डाउनवर्ड ऐसे बना देते। ऐसा इसलिए नहीं किया, आपने बेसिकली देखो क्या किया, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की थी, वेलोसिटी पॉजिटिव की थी। ये क्या वेलोसिटी अचानक से चेंज हुई है? नहीं, देखो वेलोसिटी बढ़ते 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 6 हुई, फिर 6 से घटते घटते 0 हुई है, अचानक से नहीं चेंज हुई है। वेलोसिटी पूरे इंटरवल में पॉजिटिव की है। स्लोप तो एक्सेलरेशन बताता है इसका। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, फिर घटते घटते 0 हुई, निगेटिव कहीं नहीं हुई वेलोसिटी, देखो पॉजिटिव है। लेकिन तुमने क्या कर दिया? स्लोप निगेटिव कर दिया। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने इसका ग्राफ ऐसा बनाया। तो देखो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, फिर घटते घटते 0 हुई, और ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, ऐसे ऐसे एक्सटी ग्राफ बनता है। अब नेक्स्ट है इसमें रिलेटिव मोशन, नेक्स्ट है इसमें रिलेटिव मोशन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक रिलेटिव इन 1D मोशन अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव मोशन, बेसिक रिलेटिव मोशन यहां करेंगे, बाकी 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हम अगले चैप्टर में करेंगे। ओके,
तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो भी होमवर्क में है भाई। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन की डीपीपी, ग्राफ वाले क्वेश्चन का मॉड्यूल का, और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन नीट एडवांस के हैं सारे कर लेना, कल सारा डिस्कस कर देंगे फिर। ओके, ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।